मैं दीपक वर्मा माची क्लियरिंग लॉजिस्टिक्स का प्रोप्राइटर हूँ। मेरे ऑफिस बॉम्बे में, दिल्ली में अपने हैं। बाकी जगह इस काम के लिए मैंने और कंपनियों के नेटवर्क पे लोगों को बना रखा है, उनके साथ सहयोग से मैं काम करता हूँ। मैं तो यहाँ पे आज 34 सालों से एनसीआर में रह रहा हूँ। मैं क्या कारण है कि बिहार से लोग काफ़ी संख्या में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गुड़गांव ही आ रहे हैं। आखिर में बिहार सरकार, बिहार के लोगों ने, बिहार के तमाम राजनीतिक लोगों ने बिहार के लिए अभी तक कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ कि बिहार के लोगों की रोजी रोटी बिहार में ही मिले, बिहार के लोगों को दवाई, पढ़ाई और कमाई बिहार के अंदर ही हो। बिहार से इतना माइग्रेशन है नौकरी के लिए जो कि किसी अन्य राज्य से नहीं है। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस रहने से ही कोई सक्सेस नहीं हो जाता। इसके लिए एक मुकाम हासिल करनी पड़ती है, हम खुद की अपनी पहचान बनानी पड़ती है। यह कहना है सुशांत लोक RWA गुरुग्राम के महासचिव दीपक वर्मा का, जो कि दिल्ली या मुंबई में खुद की अपनी एक कंपनी चलाते हैं। आज की सक्सेस स्टोरी में दीपक वर्मा जी बताएंगे कि कैसे उन्होंने छपरा, बिहार से अपनी जिंदगी का सफ़र शुरू कर दिल्ली NCR और गुरुग्राम तक कैसे पूरा किया। तो दीपक वर्मा जी के बारे में बता दूं, उनका सपना तो था IAS अफसर बनने का। हालांकि वो बन तो नहीं पाए, लेकिन आज के दिन में उनका रुतबा एवं तेवर किसी IAS अफसर से कम नहीं है। जिया हो बिहार का लाला, और जिया 2000 साल, जिया है बिहार का लाला, जिया 2000 साल, जिया हो तू भोर वाला, जिया 2000 साल। RBM चैनल के चीफ संपादक सुरेंद्र प्रताप जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आपके चैनल के 5 बरस पूरा होने के अवसर पे देता हूँ। मीडिया भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और मुझे पूरी उम्मीद है और अपने शुभकामनाओं संदेश के साथ आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप समाज के ज्वलंत समस्याओं को और बात को समय समय पे उठाते रहेंगे और सच्चाई और ईमानदारी के साथ में सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारी आपसे, ये आपके 5 वर्ष पूरा होने पे शुभकामना के साथ साथ हमारी ये अपेक्षा है। जिया हो बिहार का लाला, और जिया 2000 साल। मैं एक बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट के मांझी ब्लॉक सुघर छपरा गांव से चलकर दिल्ली तक का सफ़र पूरा किया। मैं यहाँ पे एक अपने जीवन को अस्थाई रूप देने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, रोज़गार ढूंढने के लिए यहाँ पे अपने कुछ साथियों के साथ मैं यहाँ पे आया था। हमारा शुरू में प्रयास था कि हम प्रिपरेशन करके UPSC एग्ज़ाम क्लियर करें। इसके लिए हमने कोशिश भी की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको हमने प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बाद हमने प्राइवेट कंपनियों के तरफ अपना रुख किया और हमने कई छोटे छोटे कंपनियों में, जैसे BPL इंडिया लिमिटेड, JK सीमेंट और मोदी टायर्स, इसके अलावा और भी कई एक कंपनियों में हमने काम किया। और इसके बाद हमने ये सोचा और कि इन कामों से हमारी संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, तो हमने फिर ये सोचा कि यहाँ के लोग भी काफ़ी बिजनेस के तरफ, अपने स्वरोजगार की तरफ में ध्यान देते हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि मुझे भी कुछ अपना छोटा मोटा रोज़गार इस शहर के अंदर शुरू करना चाहिए और मुझे इसके लिए कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। हमारे पास में पूंजी भी नहीं होता था, हमारे पास में कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था कि जो हमें आर्थिक रूप से सहयोग करे। हमने जिस समय ये प्रयास किया उस समय कोई स्टार्टअप का, ये सब का भी कोई योजना नहीं था सरकार का।
फिर भी हमने एक छोटा सा कंपनी जो हम लॉजिस्टिक और शिपिंग का काम करती है, हमने कस्टम क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का, लॉजिस्टिक शिपिंग का, इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग का हमने एक काम शुरू किया। ये काम मैंने इसलिए शुरू किया कि मैं इसी तरह की एक कंपनी में अपने संघर्षरत जीवन के समय में संघर्ष करते हुए मैं ब्रांच मैनेजर था और फिर मैंने अपना इसी तरह का काम शुरू किया। मेरे इस काम में शुरू करने के लिए कस्टम से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसमें एक यूपीएससी की तरह ही एग्ज़ाम होता है, एक प्री टेस्ट होता है, फिर एक फाइनल टेस्ट होता है, फिर बोर्ड कमिश्नर का 3 पैनल बैठता है कस्टम्स का, और इंटरव्यू लेने के बाद में हम लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। तो इस तरह से आज मैं एक शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी का खुद चलाता हूँ। मैं मालिक तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे जितना भी माची क्लियरिंग लॉजिस्टिक्स का सब लोग हैं वो हमारा एक परिवार है। हम सब लोग मिलके, जिसका मैं मुख्य कर्ता जरूर हो सकता हूँ। तो ये मेरा सफलता का, अब सफल हुआ नहीं हुआ ये भी एक अपने आप में एक डिबेटेबल विषय है, क्योंकि मैं अभी तक अपने आप को सफल कैटेगरी में मानने को तैयार नहीं हूँ और मेरा प्रयास जारी है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ज़रूर ये संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए 3 चीज़ का केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। एक समझदारी, दूसरी जिम्मेदारी और तीसरी ईमानदारी। जब तक एक आदमी के अंदर में ये तीनों चीज़ नहीं होंगे, समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी, तब तक वो सफलता के मुकाम में पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होगा। मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं जितना अपना समय अपने बिजनेस को देता हूं, मैं बैलेंस करके उसमें से समय निकाल के सामाजिक कार्यों में भी मैं देता हूं। मैं अपने एरिया सुशांत लो का RWA का जनरल सेक्रेटरी भी हूं, जो कि गुड़गांव का 2nd लार्जेस्ट RWA है, और मैं भारतीय जनता पार्टी में NRI सेल प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। तो आप मेरा यही सबको कहना और समझाना है कि आप अपने ज़िंदगी के सफलता का मतलब सिर्फ पैसा से ना लगाएं। आपके सफल होने के साथ साथ आप ज्ञान में सफल हो, धन में सफल हो, व्यापार में सफल हो, तो आपके साथ साथ इस सफलता से कितने और लोग लाभान्वित होते हैं, कितने और लोगों को आप जगा सकते हैं, ये संदेश पहुंचा सकते हैं, इसकी भी साथ साथ आपकी प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। क्योंकि सफल आदमी वही होता है जो अपने तरह के कुछ और लोगों को सफल बना दे। वो जैसे एक दीपक के साथ में रह के कई एक दीपक प्रकाशित कर सकते हैं जल के, उस तरह का प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए। लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए, दूसरे के साथ साथ सुख दुख पे काम आना चाहिए। जहाँ तक संभावना का सवाल है कि कामकाज का, बहुत लोग, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे गुड़गांव में और दिल्ली में NCR में नौकरी की तलाश में आ रहे हैं। तो ये गुड़गांव एक अभी IT इंडस्ट्रीज का हब बना हुआ है। रोज़गार की संभावना वाकई गुड़गांव के अंदर में बहुत अच्छा है, फरीदाबाद में है, दिल्ली में है। लेकिन मुझे ये भी एक बात का हमेशा चिंता रहता है कि क्या कारण है कि बिहार से लोग काफ़ी संख्या में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गुड़गांव ही आ रहे हैं। बिहार शुरू से ही माइग्रेट करता रहा। अगर बिहार का इतिहास देखेंगे तो बिहार शुरू से ही माइग्रेट, पहले लोग कलकत्ता जाता था नौकरी करने के लिए, पूरा बिहार से कलकत्ता भरा हुआ था। और कलकत्ता में फिर ऐसा कुछ वहाँ कल कारखाना बंद होने लगे, बिहारी वर्सेस बंगाली भी हुआ। उसके बाद लोग फिर दिल्ली के तरफ पलायन करने लगे और अब दिल्ली में भी कल कारखाना ऑलमोस्ट बंद है। तो अब गुड़गांव और NCR के तमाम 4 सोनीपत, गुड़गांव, मेरठ, फरीदाबाद के तरफ लोग, बिहार के लाखों संख्या में लोग यहाँ भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे लाखों, जब मैं छठ पूजा देखता हूँ तो छठ पूजा काफ़ी बड़े बड़े जगहों पे होता है, खुशी भी होता है और दुख भी होता है कि आखिर बिहार में हमारा कब इतना संसाधन बनेगा, कब इतने कल कारखाना बनेंगे, फैक्ट्री बनेंगे, ऐसा कौन सा ऐसा राजनेता आएगा जो बिहार की दुर्दशा के बारे में समझेगा और बिहार के माइग्रेशन को रोकेगा, जो रोजी रोटी के लिए हो रहा है। मेरे को आपके इस मीडिया के चैनल से, RBM के चैनल से मैं अनुरोध करना चाहता हूं बिहार के शासन प्रशासन और राजनेताओं को कि कृपया करके आप बिहार की आर्थिक उन्नति के बारे में, बिहार में रोजगार सृजन के बारे में, बिहार में कल कारखाना लगाने के बारे में सोचें, ताकि बिहार का पलायन रुक सके। आज बिहार के अंदर में जितना भी आप बड़े बड़े कोठी, बंगले, अटारी देख रहे हैं, या तो वो बाहर से कमाए हुए पैसे
पैसे का लोगों का है या वहाँ के डॉक्टर के लोगों का है, तीसरा किसी भी व्यक्ति का नहीं है। वहाँ का स्थिति, हमारे यहाँ का स्थिति इतना ख़राब है कि ना तो हम वहाँ पे इलाज कराने के लिए हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर और हॉस्पिटल है, ना हमारे पास। जब बेंगलोर चले जाइए पढ़ाई के लिए, सारे बिहार के लोग, और कोटा में सारे बिहार के लोग हैं। अरे भाई, हम पढ़ाने वाले बिहार के लोग हैं, पढ़ने वाले बिहार, ये व्यवस्थाएं बिहार के अंदर होनी चाहिए। वहाँ के राजनेताओं को, वहाँ के शासन प्रशासन को विषय पे सोचने की अत्यंत ज़रूरत है। मैंने एक समय देखा था कि बिहार में एक बार आत्मसम्मान रैली निकली थी। मैंने उसी समय ट्वीट करके वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है। आत्मसम्मान का मेरे हिसाब से जो मतलब होता है, जिस राज्य में रोजी मिले, रोटी मिले और दवाई मिले, अपना सब कुछ हो, वह उसको हम आत्मसम्मान कहते हैं। क्या आपने कभी साउथ इंडिया के किसी व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी नहीं करता, प्राइवेट नौकरी ढूंढते हुए आपने बिहार में देखा है? क्या किसी दिल्ली के स्थानीय निवासियों को बिहार में नौकरी ढूंढते हुए देखा है? क्या आपने कभी महाराष्ट्र के लोगों को बिहार में नौकरी ढूंढते हुए देखा है? क्या आपने हिमाचल के लोगों को बिहार में नौकरी ढूंढते हुए देखा है? क्या आपने किसी हरियाणा को लोगों को बिहार में प्राइवेट नौकरी देखते हुए देखता है? तो अगर यहाँ के राजनेता, यहाँ के शासन प्रशासन यहाँ के लोगों के लिए सब कुछ व्यवस्था कर सकता है उनकी रोजी रोटी और कमाई के लिए, तो हमारे यहाँ के सरकार, हमारे यहाँ के प्रशासन इस विषय पे चिंतित क्यों नहीं होता है? जब कोई भी हादसा होता है कहीं भी, चाहे वो टनल रहा लेह लद्दाख का जिसमें मजदूर बह गए, उसमें बिहारी लोग ज़्यादा थे, चाहे फिल्मिस्तान सिनेमा के पीछे आग लगा हो, उसमें बिहारी लोग ज़्यादा थे, कोई भी देश में इधर उधर कोई बिल्डिंग ढह गया बॉम्बे में, उसमें बिहार के लोग ज़्यादा थे, या दिल्ली में कोई हादसा हुआ उसमें भी बिहार के लोग मजदूर फंसे। अरे भैया, ये कब तक चलता रहेगा? हमारे लोगों को रोजी रोटी की व्यवस्था बिहार के अंदर ही होना चाहिए, अपने राज्य में होना चाहिए, जैसा कि दूसरे राज्यों ने अपने राज्यों के बारे में बना के रखा है। Hello everyone, good evening. I am Justy and I am a freelance model and a Fashion X winner. और आज मैं RBN न्यूज़ के साथ हूँ। RBN न्यूज़ हमेशा सबसे अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, सबसे सच्ची न्यूज़ दिखाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू RBN न्यूज़।